डॉक्टर दानिश हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगी। डॉक्टर दानिश, जिस तरह से हम आपसे थोड़ी देर पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे इस फैसले के हवाले से, अली रज़ा शाफ़ ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया इसकी जो टाइमिंग्स हैं उसके हवाले से। हम देखते हैं पहला जो फैसला जारी हुआ उसकी टाइमिंग्स क्या थी, और आज जब ये बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आज बड़ा अहम इजलास होना था, बल्कि वो जारी है इस वक्त, जिसमें एक बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उस वक्त हम देखते हैं कि उससे पहले ये तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। इसका मतलब ये फैसला पहले से मौजूद था, लिखा जा चुका था, लेकिन शायद सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। देखिए, सही वक्त चाहे वक्त जो है वो बिल्कुल टाइमिंग की अपनी एक हैसियत होती है, लेकिन आइन और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन जो होता है ना, वो वक्त का पाबंद नहीं होता है। वो आप 50 साल बाद भी अगर आइन में कोई चीज है तो वो आइन है, वो फैसला आइन के मुताबिक है तो वो आइन ही है, और अगर फैसला गैर आइनी है, बिल्कुल आपके जो भी साहब ने ये बात की है। देखिए, मैटर ये है कि जब ये शॉर्ट ऑर्डर दिया गया, चलो मैं टाइमिंग पे ही आपके आ जाता हूँ। जब ये शॉर्ट ऑर्डर फैसला दिया गया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला है ये, और पाकिस्तान की तारीख में कोई जजमेंट हमें ऐसी नहीं मिलती है बदकिस्मती से जो इस फैसले की तायीद करे, कोई एक जजमेंट भी नहीं मिलती है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है और मुख्तलिफ जो आपके कानून है, उसमें हमें कहीं भी इस किस्म की चीज नहीं मिलती है जो 8 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। अब मैं थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने तफसीली फैसले का थोड़ा सा स्टार्ट, उसमें मुझे कहीं जुडिक्शन फिर नजर नहीं आई है। बस ये कहा गया है कि जनाब हमारे साथी जजेस ने इख्तलाफी करते हुए शाइस्तगी का मुजाहरा नहीं किया। आप उनका तो कह रहे हैं कि उन्होंने शाइस्तगी का मुजाहरा नहीं किया है, हालांकि देखा जाए तो शाइस्तगी का मुजाहरा आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह मैं बताऊं कि जब 8 रुकनी बेंच का शॉर्ट ऑर्डर फैसला आया तो एक 3 रुकनी कमेटी थी, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज की, उन्होंने नजरसानी अपील के हवाले से वो आपके डिस्कस किया कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमें इनकी अपील सुन लेनी चाहिए। अब टाइमिंग की बात आ रही है, जो उन्होंने कहा मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। तो उस मौके पे 2 जज ने अपनी शाइस्तगी को ऊपर रख दिया और कहा कि नहीं जी, हम तो छुट्टियों के बाद आके सुनेंगे। हालांकि चीफ जस्टिस कहते रहे कि इसे सुन लिया जाए, लेकिन नहीं सुना गया, और उसके बाद जो है वो चले गए छुट्टी मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जो दुनिया में कहीं नहीं होता है। किसी जुडिशरी में इस तरह की छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। 12 उसके बाद जनाब ये जब वापस आते हैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 का जब जैसे ही ऑर्डर होता है, पास होता है, कानून पास होता है, तो ये कहाँ पर बैठते हैं 8 जजेस? यही सवाल चीफ जस्टिस ने भी उठाया है कि हमें ये तो बताएं कि आपने जब ये कोई मीटिंग की नजरसानी के हवाले से, जब तफसीली फैसला अभी भी नहीं आया था और आपने नजरसानी अपील पर अगर वजाहत की, तो ये वजाहत आपने कमेटी को नहीं बताई, आपने इसकी कॉज लिस्ट नहीं थी, आपने इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना, आपने किस चैम्बर में ये किया, कब आप मिले, और ये आपने जो वेबसाइट पे लगा दिया, और ये आपने चीफ जस्टिस को या किसी को इन्फॉर्म नहीं किया जो कि तरीक़ेकार है। तो ये एकदम आपने एक वजाहत की और अपने वेबसाइट पे लगा दिया। तो चीफ जस्टिस को बताए बगैर मतलब एक जज कैसे लगा सकता है? अभी आप चीफ जस्टिस नहीं हुए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अभी आप एक सीनियर जज हैं। चीफ जस्टिस जितना भी उसके पास इंतजामी या मामलाती या जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास है। वो जो रूल ऑफ बिजनेस या जो जुडिशरी रूल्स उसको देता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आइन में चीफ जस्टिस को मुखातिब नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब किया गया है, लेकिन हमने रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं। अब आपने वो भी नहीं किया, तो वहाँ शाइस्तगी कहाँ चली गई? चीफ जस्टिस जैसी शख्सियत को आपने बाईपास किया, कमेटी को बाईपास किया, वहाँ शाइस्तगी आपकी कहाँ चली गई? उसके बाद आपने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले पर इलेक्शन कमीशन को धमकी दे दी कि सुनो, वो शाइस्तगी कहाँ गई? कि आपने मंसूर अली शाह साहब ने एक पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर जो है वो हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को अपने स्टेटमेंट से धमकी दी। जजेस तो अपने फैसले से बोलते हैं, किसी मीटिंग में नहीं बोलते हैं। कानीलियत को देख लीजिए, आपके दोराब पटेल को देख लीजिए, उस वक्त के जितने बड़े बड़े अजमल मियाँ को देख लें, आपके दूसरे जो जजेस हैं वो कभी भी, वो तो शादी भी अटेंड नहीं करते थे कि वहां पर डिस्कस ना हो जाए, वो अखबार नहीं पढ़ते थे।
यहाँ तो डिटाई से कहते हैं कि हम सोशल मीडिया देखते हैं और फैसले करते हैं, तो यहाँ तो सोशल मीडिया देखकर फैसले किए जाते हैं। तो वहाँ शाइस्तगी कहाँ चली गई जब आपने पब्लिक प्लेस पर हुकूमत वक्त को और इलेक्शन कमीशन को और पार्लियामेंट को एक ऐसे स्टेटमेंट दिया जो धमकी आमेज स्टेटमेंट वो कह रहे हैं। अच्छा ये जनाब, उसके बाद अभी ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आपसे 9 सवाल मांगा है, आप उसका जवाब दीजिए, ना कि आपने एक तफसीली फैसला जो पहले से था बना हुआ या नहीं बना था, चले रातों रात आपने बनाया वो आपने जारी कर दिया, कर दीजिए तफसीली फैसला जारी। तफसीली फैसला जारी करने में और शॉर्ट ऑर्डर में क्या फर्क है? शॉर्ट ऑर्डर आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह ये कि हुकूमत ये कहती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इख्तिलाफी नोट में उन्होंने आपको गाली नहीं दी, उन्होंने आपसे बदतमीजी नहीं की, उन्होंने एक बात तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया है जी। उनका एक हक है कि वो ये बताएं कि ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। और वो इन्होंने ये भी बताया कि कोई आईनी इदारा, कोई हुकूमत पाबंद नहीं है इस गैर आईनी फैसले मानने की जिसमें रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो टाइमिंग किसके, ये जो भी करें टाइमिंग चले, इलेक्शन एक्ट पे ये कर दिया, उधर वजाहत कर दी, आते ही ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन्होंने ये सोचा है कि किसी तरीके से जो चीज भी है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। अब ये तफसीली फैसला आ गया है, वो ये समझ रहे हैं कि वो बरी जिम्मा हो गए। नहीं जनाब, तफसीली फैसला अपनी जगह और कानून अपनी जगह। इलेक्शन कमीशन को फिर मैं कहता हूँ कि उसको आइन और कानून पे चलना चाहिए और वो किसी के माताहत नहीं है, ना वो पार्लियामेंट के माताहत है कि वो स्पीकर का ऑर्डर माने, ना वो सुप्रीम कोर्ट का माताहत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले मानना और पार्लियामेंट का आईनी कानून साजी को प्रमोट करना। तो हम ये देख रहे थे कि जनाब आईनी इस्लाहात नहीं आई है, आईनी इस्लाहात क्या आपके वो फेडरल गवर्नमेंट ने काबीना में नहीं लाया है, काबीना में वो अभी अप्रूव नहीं हुई है, वो पार्लियामेंट में आकर टेबल नहीं हुई है, वो कानून नहीं बना है। एक ग्रोह ऑफ वकील जो हैं वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जो है वो टर्न आउट किया जाए, ये खराब किया जाए, ये बच्चा जो पैदा, अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है भाई, अभी बच्चा आया ही नहीं है, वो आगे अच्छा होगा, बुरा होगा, खतरनाक होगा, क्या होगा, अभी तो क्या चीज अप्रूव हुई है, क्या पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है, बच्चा कितना खतरनाक है कितना नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो एक ग्रुप पहुंच गया है, क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है और एक खास ग्रुप, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि एक खास ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है और वो ऐसे फैसले दे रहा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसले है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि दूसरा ग्रुप हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। अगर सुप्रीम, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट जहां पर आइन और कानून के मतवाले बराए नाम बैठे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप निकालें इन लोगों की क्वालिफिकेशन देखें, इनका एक्सपीरियंस देखें। दुनिया के 85 कंट्री है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक साथ है, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलग रखा गया है, वहां एक्सपर्टीज है, उनके लोग जो बनते हैं जजेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल के माहिर होते हैं, वो जमीन और जायदाद की वकालत करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज नहीं बनते, वो मैरिज ब्यूरो के केसेस देखकर जज नहीं बनते, वो बैंकिंग कोर्ट के केस देखकर जज नहीं बनते, वो आपके क्रिमिनल और फौजदारी मुकदमात से नहीं बनते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल LLM कॉन्स्टिट्यूशन पे सब्जेक्ट पे LLM करते हैं बड़ी यूनिवर्सिटी से, और कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े वकील जब वो उन पर वकालत करते हैं वो जज बनते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने LLM किया है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपके उनका सब्जेक्ट है और वो बड़े वकील हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं और वो बता रहे हैं कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, अनलॉफुल फैसला है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस आएंगे जिनका कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड नहीं होगा, वो सब्जेक्ट उनका नहीं रहा होगा, उनका एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, तो वो ऐसे ही फैसले देंगे और उस फैसले के ऊपर एक जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल मार्शल लॉ कि हमने जो कह दिया वो मानो। ये क्यों माने भाई? आप अपना जस्टिफाई तो करें। आप अपना तफसीली फैसला, मैंने अभी नहीं पढ़ा लेकिन जरा सा फर्क पड़ा है कि उसमें मुझे कहीं जुडिक्शन नहीं मिल रही। क्या आपने किस जुडिक्शन 187 को तो आपने खुद हटा दिया था, कौन सी जुडिक्शन यूज किया आपने? 184 की है, 185। हालांकि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से
पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट करना था या मुस्तरद करना था? सही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को एक्सेप्ट करना था या रिग्रेट करना था? अब आप चले गए तफसील में कि पीटीआई जो है वो एक सियासी जमात है और वो एग्जिस्ट करती है और उसने इलेक्शन लड़ा है और वो माजी में इलेक्शन लड़ा होगा। भाई, इलेक्शन कमीशन इसका इख्तियार रखता है कि वो देखे कि कौन सी सियासी जमात जो है वो रजिस्टर्ड है, नहीं है, किसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, नहीं है। इलेक्शन एक्ट 2017 क्या कह रहा है, या पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 क्या कह रहा है। इलेक्शन अपने रूल्स हैं। 213 से लेके 226 तक उनकी एक जुडिक्शन है, वो देखेंगे कि इलेक्शन के सही तौर पर जमात का क्या है। आपका काम सुप्रीम कोर्ट का तो ये था सिर्फ कि आप ये देखें कि सुन्नी इत्तेहाद की जो अपील थी वो एक्सेप्ट करें और सुन्नी इत्तेहाद को सारी सीटें दे दें, सही है, या रिग्रेट कर दें। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट करें या कहें कि नहीं जी हम आपके फैसले को मुस्तरद करते हैं और ये फैसला जो है वो सुन्नी इत्तेहाद को जाता है। आपने अपने तौर पर एक ऐसे फैसले में रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कर दिया जो आपका इख्तियार ही नहीं है। आइन का आर्टिकल 175(2) आपको इख्तियार ही नहीं देता है कि आप इससे ज्यादा तजावुज करें। आप लोग तजावुज करते हैं। 184(3) का नाजायज फायदा जस्टिस साकिब निसार ने, जस्टिस आपके बंदयाल ने, जस्टिस आसिफ खोसा ने, जस्टिस इफ्तिखार ने 53, 64 आपने सो मोटो नोटिस लिए हैं और एग्जेक्टिव के इख्तियारात में घुसकर, छोटे छोटे मामलात में घुसकर, इंतजामी मामलात में घुसकर आपने सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचाया। इससे सुप्रीम कोर्ट नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून से अगर अपने इख्तियारात से बाहर निकलेगा तो फिर ऐसे फैसले जो हैं वो उनके अपनी जात को तो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन दुनिया में बदनामी होगी और ये इदारा इसी तरह तनज़्ज़ुली में होते हुए फिर ये 140 तक जाएगा। 160 ममालिक में से 140 हैं ये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।